हेलो एवरीवन। गॉड ऑफ फायर के एपिसोड 3 में हम लोग सभी स्टूडेंट्स को फेरी एकेडमी के हॉल में देखते हैं जो कि पहला टेस्ट पास कर चुके थे। अब वहां पर सभी फेरी मास्टर्स उन स्टूडेंट्स के सामने खड़े हुए होते हैं। तभी एक स्टूडेंट से पूछता है कि ये कौन सी जगह है, क्या हम लोयन सेक्ट पहुंच चुके हैं। वो स्टूडेंट की बात सुनकर लिंक वो फेरी मास्टर की उस टेक्निक के बारे में सोचता है जिस फॉग की वजह से सभी स्टूडेंट यहाँ पर टेलीपोर्ट हो चुके थे। जिसके बाद वो कहता है कि फेरी मास्टर के पास तो वाकई में बहुत ही लाजवाब टेक्निक्स हैं और ये टेक्निक्स तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रही हैं। उसके बाद एक फेरी मास्टर उनसे कहता है कि तुम सबको अपना स्टूडेंट चूज करने के लिए हमें सबसे पहले तुम लोग के पावर्स के बारे में जानना होगा और उसके लिए हम लोग एक एक करके तुम सबका एक टेस्ट लेंगे जो कि तुम लोगों का सेकंड टेस्ट होगा। मास्टर की बात सुनकर एक स्टूडेंट कहता है कि पहली बार मैं टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद फेरी मास्टर टेलिस्मेन टेक्निक से एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है तो वो लड़का फौरन ही उस फॉर्मेशन के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है जिससे उसकी सोल रैंक बाहर आ जाती है, जिसको देखकर मास्टर वहाँ पे अनाउंस करते हैं कि लड़का डिवाइन टेक्निक की सेकंड रैंक पर है। उसके बाद मिस यूजन अपना टेस्ट देने के लिए आ जाती है तो हम देखते हैं कि उनकी ट्री ऑफ लाइफ की डिवाइन सोल होती है जिसे देखकर वहाँ पर खड़े सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और उसे देखकर लिंगफो भी हैरान होता है और फेरी मास्टर भी हैरान होते हुए कहते हैं कि बच्ची, इतनी छोटी एज में भी तुम्हारी कल्टीवेशन लाजवाब है। उसके बाद लिंगफो टेस्ट देने के लिए आता है तो एक फेरी मास्टर कहता है कि तुम्हें टेस्ट देने की क्या जरूरत है, मैंने तो तुम्हें उसी दिन ही समझ लिया था जिस दिन तुमने अपना फर्स्ट टेस्ट दिया था, तुम मेरे सेक्ट को ज्वाइन कर सकते हो। वो लिंगफो को ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि लिंगफो बहुत ही ज़्यादा वीक है और उनका अपना सेक्ट बहुत ही ज़्यादा लो लेवल का होता है। तभी फेरी मास्टर उससे कहते हैं कि अरे रुक जाओ, उसे पहले टेस्ट तो देने दो, उसके बाद उससे बात कर लेना। वहाँ पर फ्रोजन भी ये सब कुछ देख रही होती है। इसके बाद हम लोग लिंगफो की डिवाइन सोल की ट्री ऑफ लाइफ देखते हैं जिसको देखकर हेवनली मास्टर भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसमें एक वो फायर स्पिरिचुअल रूट भी होती है जिसको लिंगफो ने उस दिन खा लिया था। जिसके बाद हेवनली मास्टर पूछता है कि किस किस्म की स्पिरिचुअल रूट है क्योंकि ये देखकर उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या है। इसका पता लगाने के लिए वो अपने एक ओल्ड मास्टर को वहाँ पर बुलाते हैं। उस मास्टर को देखकर वहाँ पर खड़े सभी स्टूडेंट्स उनका वेलकम करते हैं। उन मास्टर का नाम मास्टर जू होता है। तभी वो पहला मास्टर उन मास्टर को बताता है कि स्टूडेंट के स्पिरिचुअल रूट के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। ये सुनकर मास्टर जू भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद वो लिंगफो का हाथ पकड़ता है और उसके नब्ज चेक करता है। उसके बाद वो बाकी सब मास्टर से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम लोगों ने क्यूरी ऑफ रूट के बारे में नहीं सुना होगा, इसलिए मैं बता दूं कि एक वर्चुअल लाइफ स्पिरिट है। ये सुनकर हेवनली मास्टर कहता है कि इस बच्चे में तो बहुत ज्यादा टैलेंट है, मुझे नहीं पता था कि ये रूट अभी भी पाई जाती है और अगर ये लड़का अच्छे से कल्टीवेशन करता है तो ये 5 लेवल को भी आसानी से पार कर सकता है। इसलिए हमें इस पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी होगी और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवानी होगी। हो सकता है कि 100 साल के बाद ये फायर गॉड बन जाए। उनकी बात सुनकर बाकी मास्टर्स भी एग्री हो जाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर ये सच में एक रियल रूट है तो इसकी कल्टीवेशन करते हुए हर इंसान को बहुत ज़्यादा पेन से गुजरना होता है। मास्टर जो कहते हैं कि अगर इसकी प्रैक्टिस एक नॉर्मल इंसान करे तो इसकी जान भी ले सकती है और अब मुझे नहीं लगता कि ये बच्चा इसकी प्रैक्टिस कर सकेगा। ये सुनकर मास्टर शू लिंगफो का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि मुझे तो पहले ही पता था कि एक निकम्मा और फजूल लड़का है और ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये तो बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है। जिसके बाद मास्टर जू लिंगफो को समझाते हैं कि अब सारी बात तुम पर है कि तुम्हें क्या करना है। तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो और चाहो तो यहाँ पे रुक के प्रैक्टिस भी कर सकते हो और तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी होगी अगर तुम यहाँ पर रुकते हो। तो लिंगफो ने जवाब देता है कि अगर मैं यहाँ तक आ चुका हूँ तो मैं पीछे नहीं हटूंगा और मैं प्रैक्टिस करूँगा, मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं पहले इसकी ट्रेनिंग लूँ। ये बात सुनकर मास्टर जू कहते हैं कि मुझे इस बात की खुशी है कि तुम डर कर भागे नहीं और तुम डर के भागने वालों में से नहीं हो और तुमने अपने लिए सबसे पहले ट्रेनिंग को चुना, जो कि सबसे अक्लमंदी की बात है। अगर तुम अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेते हो तो तुम्हारी पावर्स बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएंगी और फायर फिनिक्स से भी ऊपर चली जाएंगी और इसके लिए तुम्हें अपनी वीक बॉडी को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनाना होगा। ये कहने के बाद वो अपनी बेटी सूजन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि क्योंकि सूजन मास्टर जू की बेटी थी इसलिए वो इतनी ज़्यादा पावरफुल थी। उनके जाने के बाद मास्टर शू उनसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये लड़का अपनी ट्रेनिंग कर सकेगा क्योंकि मैंने सुना है कि जिस ड्रैगन से तुम जंग करने वाले हो वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि वो ड्रैगन ब्लड से बनी होती है और तुम उसको हरा नहीं पाओगे। तुम सोच रहे हो कि तुम उससे प्रैक्टिस कर लोगे। उसके बाद ख़त्म होने के बाद ली फेंग कहता है कि क्या तुम्हारा हो गया, लेकिन सच में मैंने नहीं सुना कि तुमने क्या कुछ बोला है।
ये सब सुनकर शू बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी एक फेरी मास्टर उन दोनों को चुप रहने के लिए कहता है और उसके बाद फेरी मास्टर का हेड उनसे पूछता है कि तुम में से कौन सा मास्टर इस लड़के को अपने सेक्ट में लेना चाहता है। जिसके बाद एक मास्टर कहता है कि मास्टर लिंग ने पहले ही कहा था कि वो इस लड़के को अपने सेक्ट में रखना चाहता है। उस मास्टर की बात सुनकर मास्टर लिंग फौरन उनसे मना कर देता है और कहता है कि अरे नहीं, इस लड़के पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगेगी और इसको बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी और मैं इसको इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं करवा सकता हूँ, इसलिए मैं तो इसे अपने सेक्ट में हरगिज़ नहीं रखूँगा। उसके बाद सभी मास्टर्स ली फेंग को अपने सेक्ट में रखने से मना कर देते हैं, जिसकी वजह से ली फेंग काफ़ी उदास हो जाता है और तभी वहाँ पर एक मास्टर आ जाता है जिसका नाम मास्टर यूटियान होता है और वो कहता है कि अगर तुम में से कोई भी इस लड़के को अपने सेक्ट में रखने के लिए राज़ी नहीं है तो क्या इसे मैं रख लूँ, मैं इसे ट्रेनिंग दे सकता हूँ। इसके बाद फेरी मास्टर कहते हैं कि तुम एक दफ़ा फिर से सोच लो कि तुम क्या करना चाहते हो। तो तभी मास्टर यूटियान कहता है कि तुम लोगों को इस लड़के का टैलेंट नहीं दिख रहा है क्या, कि ये लड़का कितना ज़्यादा टैलेंटेड है और तुम में से कोई भी इस लड़के को अपने सेक्ट में रखने के लिए राज़ी ही नहीं है। ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और मैं तो इसको अपने सेक्ट में रख रहा हूँ। अगर कोई तुम में से इसे अपने सेक्ट में नहीं रखना चाहता तो वो तुम लोगों की मर्जी है। जिसके बाद वो लीफो को अपने सेक्ट में रख लेता है और फेरी मास्टर लीफो से कहता है कि आज से ये तुम्हारा मास्टर है और तुमने इसी को फॉलो करना है, ये तुम्हें जो कहेगा तुमने वो सब करना है। लीफो हाँ कहता है और अपने मास्टर को फौरन ही ग्रीट करता है। जिसके बाद वो उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है और उनके जाने के बाद सभी फेरी मास्टर वहाँ पे खड़े होकर हंसने लगते कि किस बेवकूफ़ को इस मास्टर ने अपने सेक्ट में रख लिया है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग लीफू को एक मास्टर के साथ देखते हैं जिनका नाम ची हाई होता है और वो लीफू से कहते हैं कि आज सेक्ट में जो कुछ भी हुआ उस पर ज़्यादा परेशान मत हो और ना ही उसको इतना ज़्यादा सीरियस लो, क्योंकि सभी मास्टर्स को ये लगता है कि तुम्हें ट्रेनिंग देने में उनका बहुत ज़्यादा पैसा और मेहनत ज़ाया होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर फ्यूचर में तुम्हें किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए हो तो तुम फ़ौरन मेरे पास आ सकते हो, मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प और सपोर्ट के लिए खड़ा रहूँगा। ये सुनकर लीफू को थोड़ा अच्छा लगता है और वो उनका शुक्रिया अदा करता है। उसके बाद मास्टर चिन हाई लीफू को अपने ड्रैगन पर बिठाकर अपने सेट की तरफ ले जाने लगता है। ये देखकर लीफू बहुत ही ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो पहली बार ड्रैगन की सवारी कर रहा था। उसके बाद वो सोचता है कि किस तरह की स्किल्स हैं जो कि ये लोग यूज़ करते हैं। ऐसी स्किल्स मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखी हैं। उसके बाद मास्टर चिन हाई लीफू को कहता है कि मुझे उम्मीद है तुम बहुत मेहनत करोगे और अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और जल्द से जल्द इमोर्टैलिटी को हासिल कर लोगे। इसके बाद वो मास्टर चिन हाई के घर पहुंच जाते हैं जहां पर मास्टर चिन हाई लीफू को उसकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए एक बुक दे देता है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग लीफू को देखते हैं जो अपने रूम में बैठा अपनी बुक पढ़ रहा होता है जो कि उसे चिन हाई ने दी थी। उसके बाद वो सोचता है कि मुझे दिन रात मेहनत करके इन 5 एलिमेंटल की प्रैक्टिस करनी होगी। इसके बाद मेरे पास 5 एलिमेंटल की ऑरा आ जाएगी और इसके बाद हम देखते हैं कि लीफू 3 महीने लगाकर वहाँ पर प्रैक्टिस करता है। लीफू बहुत ही मेहनत से प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसको उसकी स्टोरेज रिंग भी मिल जाती है जिसके अंदर वो अपनी हर तरह की टेक्निक और स्किल को स्टोर कर सकता है। और उसके बाद लीफू अपने लॉकेट के बारे में सोचता है। कितने महीने गुजर जाने के बावजूद उसका ढक्कन नहीं खुला है। अब लीफू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या चीज़ है। वो यही सोचता है कि शायद ये कोई मैजिकल वेपन होगा और ये इस वक्त ही ओपन होगा जिस वक्त मुझे इसकी ज़रूरत होगी और जिस वक्त ये मेरे काम आएगा। और हमारे इसके साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको आज की एपिसोड कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली एपिसोड्स आपको बिना देरी के मिलती रहें।